Let go. Yes, friends. How are everybody? How's Diwali? How's Happy New Year? नया साल, नई खुशियाँ, नए होप्स, नए ड्रीम्स, नई सक्सेस, बराबर ना? ये सब कुछ आपको मिले. Wish you a very very happy new year and hope you all get all the success which you have dreamed and you will clear the CPT and IPCC before the next accounting year. Thank you everybody. Same to you. Happy New Year, friend. एक वीक का टाइम हो गया, पढ़ा नहीं है. हाँ, लास्ट संडे, लास्ट ट्यूसडे को मिस, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े लिखे हुए. तो क्या लास्ट में पढ़ा था याद है सबको? तो कि यस, हमने बेसिक अकाउंटिंग थियरी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था. मोर और लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट लास्ट में डिस्कस किया था. बराबर है ना? यस और नो? यस. ओके फ्रेंड्स, वही फाइनल अकाउंट्स में आगे बढ़ते हुए friend, in last lecture we had discussed about the capital expenditure and revenue expenditure. अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड. फ्रेंड, कंटिंजेंट असेट एंड लायबिलिटी डिस्कस किया था कि वो बाकी था? कंटिंजेंट असेट एंड लायबिलिटीज नहीं डिस्कस किया था ना? ओके फ्रेंड, ध्यान दो यहाँ पे. कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड. एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके लिए. फ्रेंड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम हमने बहुत अच्छे से सुना है. वन ऑफ द टॉपेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. उसका जो इनकॉर्पोरेशन किया था, किसने किया था? तो कि धीरू भाई अंबानी ने. अब ये धीरू भाई अंबानी जो है ना, दे आर नोन एज, मीन्स उनको पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है मिस्टर पॉजिटिव के तौर पे. कौन से तौर पे जाना जाता है? मिस्टर पॉजिटिव के तौर पे. क्यों? तो कि फ्रेंड, उन्होंने जब से ये एक विज़न के साथ सोचा था कि भाई मुझे रिलायंस स्टार्ट करना है, रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट करना है. और उस टाइम पे आपने गुरु पिक्चर में भी देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है जब स्टार्ट किया गया तो अर्लियर इट वाज फेल्ड प्रोजेक्ट फेल हो चुका था. सब लोग इन्वेस्टर्स उनके अगेंस्ट में आ चुके थे. उस टाइम पे धीरू भाई अंबानी ने फिर भी होप दिखाई कि जितने भी इन्वेस्टर्स हो, अगर आप अभी भी मेरे पे बिलीव करते हो, मेरे साथ रहो, मैं आपको वर्ल्ड के टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा. बट कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने. जो लोग माने आज उनके साथ उसी कंपनी में है और वर्ल्ड के टॉप लेवल पे है. और फ्रेंड, ये धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी को दुनिया की इतनी हाइट्स पे कैसे पहुंचाया? तो कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एटीट्यूड. उनको पता था कि मेहनत करेंगे, हमारा विजन है, हमको ये काम करना है, यहाँ पे पहुंचना है, एनी हाउ वी नीड टू रीच ओवर देयर. और कैसे भी करके वो वहाँ पे पहुंचने का एक जज्बा लेके आगे निकले. और जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने काम किया और वन फाइन डे दे बिकम दी नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, नंबर 1 कंपनी ऑफ एशिया, और सम टाइम दे हैव आल्सो बिकम दी नंबर 1 कंपनी ऑफ दी वर्ल्ड. तो इतना फास्टेस्ट ग्रोथ किया हुआ ऐसी कंपनी पूरे इंडिया में फर्स्ट एंड लास्ट है जिसने इतना अच्छे से ग्रोथ किया. बट ये सब कुछ क्यों हुआ? तो कि धीरू भाई अंबानी की वजह से ये सब कुछ हुआ. अभी ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, जस्ट वो बिजनेस में नहीं, कोई भी जगह पे उनका था जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करते. हर एक चीज़ में पॉजिटिवली उसको देखते थे, कभी भी नेगेटिवली नहीं. और वो ऑलवेज बोलते थे कि कोई भी चीज़ शुरुआत करनी है, कोई बोलेगा इट इज़ इम्पॉसिबल, तो बोलेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, देन हाउ कैन यू से इट इज़ इम्पॉसिबल. और हर एक चीज़ को वो वहाँ पे फुलफिल करते थे, हर एक में वो सक्सेस होते. अभी हुआ क्या? तो कि वन फाइन डे उनकी वाइफ जो है कोकिलाबेन अंबानी, उन्होंने धीरू भाई अंबानी को बोला कि भाई आप इतना बिजनेस कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, बहुत पैसा बनाया आपने, बट आपके 2 बेटे हैं, वो भी ध्यान में रखना. और दोनों बेटे को जो भी आपको देना है अभी से अच्छे से डिवीज़न करके जाओ. मीन्स अच्छे से डिवीज़न करते रहना, तो फ्यूचर में जाके आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, पैसे की बात आती है, वहाँ पे भाई भाई का नहीं रहता है. तो
फ्रेंड ये दोनों मीन्स उन्होंने बोला कि भाई ये दोनों भाइयों के बीच में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस टाइम पे धीरू भाई अंबानी ने बोला कि भाई नहीं नहीं, ये मैंने इतना सारा पैसा कमाया है, इतनी सारी प्रॉपर्टी कमाई, किसकी है? इन दोनों बेटों की है। ये दोनों बेटों तो दूर की बात है, मेरी नेक्स्ट 50 जनरेशन तक अगर कोई पैसा नहीं कमाएगा ना तो भी चलेगा, इतना पैसा मैंने कमा के रखा है और मुझे ट्रस्ट है मेरे दोनों बेटों पे। मीन्स उन्होंने पॉजिटिवली इतना ट्रस्ट किया कि भाई मेरे बेटों पे इतना ट्रस्ट है कि ये दोनों एटलीस्ट पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तो झगड़ेंगे ही नहीं। तो इस ट्रस्ट के साथ उन्होंने कोकिलाबेन को बोलो कि ये सब छोड़ो, ये तो सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। बट हुआ क्या? तो कि जैसा कोकिलाबेन ने सोचा था वैसा ही हुआ। धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई और 1 महीना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उनकी डेथ को। विदिन 1 मंथ ये दोनों भाई इतना झगड़े, इतना झगड़े, इतना झगड़े कि पूरे इंडिया के नहीं, पूरे एशिया के नहीं, बट पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में एक ही हेडलाइन था, क्या? तो कि मुकेश अंबानी क्या रखेगा, अनिल अंबानी क्या रखेगा, मुकेश अंबानी को कौन सा ग्रुप मिलेगा, अनिल अंबानी को कौन सा ग्रुप मिलेगा। हर एक जगह पे यही चर्चा थी। क्यों? तो कि जो भी ग्रुप जिसको मिलेगा इसके बेस पे उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस डिसाइड होंगे, स्टॉक मार्केट का अप डाउन डिसाइड होगा। तो वो सब कुछ मार्केट में चल रहा था और इतना सारा फैमिली का नाम बाहर खराब हो रहा था, वो देख के कोकिलाबेन को अच्छा नहीं लगा वो मार्केट में, और उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों भाइयों के बीच में मैं बंटवारा करूँगी। सब लोगों ने बोला कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आप कैसे दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा, तो कि ये हमारा फैमिली मैटर है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। और उन्होंने दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा किया, एक अपना मुकेश अंबानी एंड दूसरा अनिल अंबानी। दो भाइयों के बीच में उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको ये इंडस्ट्री मिलेगा, इसको ये इंडस्ट्री। तो जब ये बंटवारा हो गया तो सब लोगों ने पूछा कि आपने दोनों के बीच में डिसीजन कैसे लिया, कैसे बंटवारा किया? क्योंकि हमको बचपन से ही इन दोनों की टैलेंट के बारे में पता था, स्किल के बारे में पता था, इसलिए दोनों के नाम ही इस तरीके से रखे गए कि इस तरीके से ये बंटवारा हो गया। सब लोगों ने बोला वो कैसे? तो कि भाई इसका नाम क्या है? मुकेश। मीन्स इसके पास ऑलवेज क्या रहना चाहिए? कैश रहना चाहिए। ऐसी कंपनी उसको मिलेगी जिसमें उसको कैश मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलते। मीन्स उसको ऐसी इंडस्ट्री मिली जिसमें डे बाय डे कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी की हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और दूसरा इस साइड क्या है? क्योंकि ऑलवेज नील। ये नील मीन्स अनिल मीन्स व्हाट? ऑलवेज नील। मीन्स उसको ऐसी इंडस्ट्री मिली जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही है, तो वो कंपनी लॉस कर रही है और उसके पास जो बेचारा नील होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो इस तरीके से उनके नाम के हिसाब से ये बंटवारा हो गया। दिस इज जस्ट जोकिंग, बस ऐसे ही कुछ हुआ और ऐसे ही हमारे सामने है। पर हुआ क्या फ्रेंड? तो कि इतनी सारी प्रॉपर्टी थी कि इवन कोकिलाबेन थक गए और उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे भी जो प्रॉपर्टी थी उसका भी बंटवारा कर दिया। क्यों? तो कि उनकी डेथ के बाद कौन डिवीजन करेगा, वो भी प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला कि आज के बाद मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, नो बैलेंस शीट, नो इनकम टैक्स रिटर्न, कुछ भी नहीं। आज के बाद मेरे नाम पे कुछ भी ना रखना, जब भी मेरे पे को पैसों की जरूरत होगी आप दोनों बेटों को बोल देंगे और आप कभी भी मना नहीं करने वाले। इतना तो मेरे को आप पे ट्रस्ट है। तो दोनों भाइयों के बीच में सब बंटवारा हो गया। बट क्या हुआ? तो कि एक प्रॉपर्टी के लिए दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। ओके, उन्होंने मान के बोला कि लास्ट 7-8 प्रॉपर्टी बची, तो कोकिलाबेन ने बोला कि आपको जो चाहिए अभी ले लो, बहुत सारा पैसा दे दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी, अभी झगड़ना मत। इन्होंने बोला कोई बात नहीं माँ, आप जैसा बोल रहे हो वैसे हम समझ लेंगे अंदर अंदर, तुम टेंशन मत। अभी एक प्रॉपर्टी जो थी ना उसके लिए दोनों भाई झगड़ने। अभी ये प्रॉपर्टी थी एक बड़ी सी जमीन, और वो ज़मीन अगर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, राजकोट, सूरत, जामनगर, जामनगर नहीं, बस दूसरी कोई जगह पे होता फ्रेंड, तो आराम से ये दोनों भाई एक दूसरे को पैसा दे के ये ज़मीन आमने सामने रिप्लेस कर देते। बट ये ज़मीन थी कहाँ पे? तो कि ये ज़मीन थी जामनगर में, जामनगर के आसपास। वहाँ पे 70 एकर्स का ज़मीन था। कितना फ्रेंड? 70 एकर्स। अभी जामनगर में इतनी बड़ी ज़मीन, दैट मीन्स ये दोनों भाइयों के लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाला प्लेस है। क्यों? तो कि जामनगर इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिनरल्स, लैंड ऑफ केमिकल। और वहाँ पे ये प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, दैट मीन्स वहाँ पे एक नई इंडस्ट्री डेवलप करके वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन सकते हैं। ऐसा बिजनेस वहाँ पे डेवलप हो सकता है। वो दोनों भाइयों को पता। जिस दिन ये बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे इसकी वैल्यू वहाँ पे हो रही थी 700 करोड़ रुपया। कितना फ्रेंड? 700 करोड़। कितना? 700 करोड़ ऑफ रुपीज। मुकेश अंबानी ने तुरंत अनिल अंबानी को बोला कि भाई मैं केमिकल का बिजनेस कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में संभालने वाला हूँ, तो ये जगह मेरे को दे दे। जामनगर में ऑलरेडी मेरी इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री उसके साथ अटैच कर दूंगा और मैं अपना बिजनेस अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। ये तेरे बस की बात नहीं, तू अपना रिलायंस इन्फोकॉम है वो पहले से ठीक से संभाल, फिर इस बिजनेस में आने के लिए सोचना। तो उन्होंने क्या बोला कि 700 करोड़ की जमीन आज की वैल्यू है ना, तू 700 का डबल लेना है डबल ले ले, ट्रिपल लेना है ट्रिपल ले ले, या तो तेरे को ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, तेरे को जो अमाउंट भरना है वो तू भर ले। अनिल को भी पता था कि भाई अपना इन्फोकॉम का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। अगर ये बिजनेस अच्छे से नहीं चला तो एक नई इंडस्ट्री तो डेवलप करनी पड़ेगी, और उस टाइम पे अगर ऐसी कोई ज़मीन वमीन पड़ी होगी, ऐसी कोई इंडस्ट्री का ऑप्शन होगा तो उसके लिए बेनिफिट करेगा। तो उसने सोचा कि ये ज़मीन मैं ले लेता हूँ।
तो इसने अनिल मुकेश अंबानी को रिप्लाई भेजा कि भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है, बट मेरी भी सिचुएशन समझो और मेरी ऐसी सिचुएशन है तो मेरे पास एक ऑप्शन रहने दो। और आपने मुझे एक ब्लैंक चेक भेजा था, मैं आपको 2 ब्लैंक चेक भेज रहा हूँ, आपको जो अमाउंट लिखना है ना वो लिख लो, बट ये ज़मीन मेरे को दे। दोनों भाई झगड़ रहे थे, मैटर चला गया कहाँ पे, तो कि सॉल्व नहीं हुआ फैमिली में, चला गया कोर्ट में। क्या हुआ कोर्ट में गया तो कि कोर्ट में मैटर चला गया, पता नहीं इस केस का सॉल्यूशन कब आएगा, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लगेंगे, 10 साल भी लगेंगे, 50 साल भी लगेंगे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों भाई अवेलेबल नहीं होंगे, तब इस फाइनली जाके इसका डिसीजन आएगा, ऐसा भी होगा। और कोर्ट में केस में क्या हो सकता है, तो कि शायद दोनों भाइयों को 50-50 भी मिल सकता है, 60-40 भी मिल सकता है, 40-60 भी मिल सकता है। मीन्स कुछ भी सर्टेन नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन ओवर देयर फ्रेंड। तो यहाँ पे जितना भी है वो सब कुछ अनसर्टेन है। अगर ये सब कुछ अनसर्टेन है फ्रेंड, तो इसका डिसीजन आएगा कब, तो क्या पता नहीं, वो भी अनसर्टेन है, अमाउंट भी अनसर्टेन है। तो क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि इसका डिसीजन आएगा तब की बात तो ठीक है, उस दिन के बाद तो ये किसी की लीगल ओनरशिप होने वाली है, किसी की लीगल असेट होगी, बट उससे पहले एट प्रेजेंट ये प्रॉपर्टी किसकी बुक्स में दिखा है, ये अनिल अंबानी की बुक्स में आएगा या मुकेश अंबानी, क्योंकि धीरू भाई अंबानी तो है नहीं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनेगा नहीं। कोकिलाबेन ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए मना कर दिया है, तो वो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनेंगे नहीं, तो किसकी बुक्स में ये जाएगा। बोलो फ्रेंड, किसकी बुक्स में जाएगा ये। तो कि एक चीज याद रखोगे, कभी भी कोई असेट आप अपनी बुक्स में दिखाते हो, व्हेन यू कैन प्रेजेंट दैट असेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कि व्हेन यू आर द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देन एंड देन आप वो अपनी बुक्स में दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसका लीगल ओनर कौन है, क्या मुकेश अंबानी है, नो। अनिल अंबानी है, नो। दोनों में से कोई भी नहीं है, ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। क्या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो क्या कहीं पे बुक्स में दिखाएंगे नहीं। अगर फ्रेंड बुक्स में नहीं दिखाओगे ना तो शायद ये दोनों भाइयों को फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो टोटल असेट है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। यस, और अपने इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में, उसमें से 50-60% प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, अगर वो सब बुक से निकाल दे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का असेट कितना डाउन हो जाएगा, तो कि 50-60% डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा रुपी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देखोगे रुपी का वैल्यू क्यों डाउन है, तो कि फ्रेंड हमारे इंडिया में व्हाइट जितना नहीं होता है उतना ब्लैक ट्रांजेक्शन होता है, और ब्लैक ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होगा, तो कि जितना व्हाइट है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, और ब्लैक में कन्वर्ट होने की वजह से ऑन पेपर इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू में दिखेगा नहीं, इकोनॉमी की असेट में दिखेगा नहीं, और इसीलिए रुपी की वैल्यू डाउन हो रही है फ्रेंड। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऐसी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो व्हाट फाइनली गवर्नमेंट हैज थॉट ऑफ कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसी प्रॉपर्टी को हमको कहीं ना कहीं पे दिखाना पड़ेगा, ऐसी असेट को कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि व्हेन एनी इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज टू एनी पर्सन, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये इन दोनों भाइयों के लिए क्या है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। कैसे, तो कि इन्होंने 1 रुपया भी दिया है, नहीं दिया, ये दोनों को बेनिफिट होने वाला है ये अमाउंट का, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट उनको होगा। कब, किसकी वजह से ये हुआ, तो कि ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट। वर्ड क्या लिखा है, ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट। पास्ट में इवेंट क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, तो वो पास्ट इवेंट हुआ। तो कि ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज टू एनी पर्सन, द occurrence and non-occurrence of this economic benefit is depends on any future uncertain event, then that economic benefit is considered as an contingent asset for that particular person। मीन्स ये असेट उनकी होगी, बट अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसमें से उसका कितना होने वाला है, पता नहीं है, उसका होगा भी नहीं वो भी पता नहीं है। मीन्स ये इसकी असेट हो सकती है बट अभी तक हुई नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ कंटिंजेंट असेट फॉर हिम। और उसके उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, तो कि ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज टू यू एंड अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ दैट इकोनॉमिक बेनिफिट इज डिपेंड्स ऑन एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मीन्स यहाँ पे इवेंट अनसर्टेन है, 5-10 साल के बाद भी उनका हो सकता है, 10 साल के बाद भी होगा, 50 साल के बाद भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट। एंड द अमाउंट इज ऑल्सो अनसर्टेन, देन इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट असेट। क्या बोला जाता है, कंटिंजेंट असेट। एंड फ्रेंड ये कंटिंजेंट असेट को बुक्स में कहाँ पे दिखाएंगे, तो क्या फ्रेंड ये इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है, आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट या करंट प्रॉफिट, तो क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला अभी तक हुआ नहीं है। एंड क्या फ्यूचर प्रॉफिट हम बुक्स में दिखा सकते हैं, तो क्या नहीं दिखा सकते। दैट मींस दिस टाइप ऑफ कंटिंजेंट असेट till the time you become the owner of this property you cannot present as a part of books of account। अगर नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि you are required to present this type of asset as a part of governing
ऑथोरिटीज रिपोर्ट। कहाँ पे दिखाना है? तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के बाद एक गवर्निंग अथॉरिटी का रिपोर्ट बनेगा, जिसमें कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स रिपोर्ट जो होता है उसको बोला जाता है गवर्निंग अथॉरिटी। और वो गवर्निंग अथॉरिटी का जो रिपोर्ट बनेगा इसमें आपको ये मेंशन करना है। सो फ्रेंड याद रखना कि जो कंटिंजेंट असेट होगा वो आपको गवर्निंग अथॉरिटीज रिपोर्ट में लिखना है। जैसे कंटिंजेंट असेट है वैसे ही कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि व्हेन एनी लायबिलिटी अराइज टू यू बट इट्स फुल्ली अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ दिस expected liability, it depends on future uncertain event and the amount is also uncertain, then at that time it is called contingent liability। और ये contingent liability क्या है? तो it is your economic loss, ये आपका लॉस होने वाला है, आपकी लायबिलिटी जनरेट होने वाली है। बट लॉस जो होता है फ्यूचर का हो या करंट का हो, बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, यस। तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट क्या यहाँ पे हमको अमाउंट पता है? नहीं पता है। अगर अमाउंट पता नहीं तो लायबिलिटी साइड कैसे दिखाए? पॉसिबल ही नहीं। लॉस कैसे बुक करें? पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपको अमाउंट पता नहीं है तो क्या करो? तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रूल के हिसाब से तो दिखाना पड़ेगा, बट अमाउंट पता नहीं है, इसलिए क्या करो? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ। एंड नोट्स टू अकाउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड नोट्स टू अकाउंट में इसको दिखाओगे, दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वैल्यू आ चुका है और वहां पर रिकॉर्ड हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड प्लीज रिमेंबर कि कंटिंजेंट असेट जो होगा दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, footnotes to account। okay, clear everybody? So this is about the contingent asset and contingent liability। So occurrence and non occurrence of these contingent asset and liabilities fully depends on friend fully depends on any future uncertain event, that is called contingent asset and contingent liability। okay, तो ये बात हो गई फ्रेंड यूनिट 2 पॉइंट, जो आपका लास्ट जो यूनिट बाकी था कंटिंजेंट एसेट एंड लायबिलिटी वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन फाइनल अकाउंट्स, जो हमको स्टार्ट करना था बहुत टाइम पहले, बट मुझे लगा कि बेसिक पहले पढ़ा देता हूँ, और ये बेसिक पढ़ाऊँगा तो फाइनल अकाउंट्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फ्रेंड अभी तक का जो डिस्कशन हुआ बेसिक अकाउंटिंग थियरी चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से लेके अभी तक का जो भी डिस्कशन हुआ है फ्रेंड, ये बेसिक अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो कि जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, यही छोटे छोटे पॉइंट्स, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे उसको उसके बेस पे आंसर्स फाइंड करने। तो जितना भी हमने सीखा है मेनली अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में जो डिस्कशन हुआ, अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में जो डिस्कशन हुआ, वो आपको अप्लाई करके फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। कि कई जगह पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, जैसे कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, मर्केंटाइल या कैश अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो याद आना चाहिए कि अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से कौन सा एप्लीकेबल है, मर्केंटाइल अकाउंटिंग पॉलिसी इज एप्लीकेबल, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर दी मर्केंटाइल अकाउंटिंग पॉलिसी। सो फ्रेंड ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे आंसर फाइंड करना है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, उसके स्टेप, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ डिस्कस किया। फिर मीर सर ने आपको पढ़ा दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच नहीं हुआ तो यू नीड टू पास द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद यू नीड टू प्रिपेयर द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको फ्रेंड प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी हम मेन फाइनल अकाउंट्स में आ गए, दैट इज दैट इंक्लूड्स दी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रेंड जो आपको पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है वही पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो आपको पढ़ाया गया है वही हमको यहाँ पे फॉलो करना है। बट कहीं जगह पे कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से थोड़े से चेंजेस है, वो चेंजेस हमको याद रखने हैं, क्योंकि आज तक जो आपको पढ़ा है दैट इज़ नॉट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज़ नॉट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आपको क्या पढ़ाया गया है, तो क्या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मीन्स जनरली रूल सब लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से पढ़ाया गया है। आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जो प्रिंसिपल प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं पढ़ा है। और हमको वही याद रखना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली एप्लीकेबल है। एंड क्या एप्लीकेबल है, तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ओवर देयर। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड हियर वी नीड टू फॉलो द trading account, profit and loss account and balance sheet which has been provided under the accounting standard। so सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। आज तक इन्होंने जो पढ़ाया आप लोगों को वही पहले यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करके लिख रहा हूँ कि सपोज एक कंपनी का स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओके। सबसे पहले आएगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज माइनस परचेज रिटर्न तो नेट परचेज, फिर क्या होगा तो क्या फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड देन फाइन करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, किसके बेस पे, क्योंकि ये फाइन करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दोनों साइड का टोटल सेल्स, फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक दूसरा भी एलिमेंट आएगा, गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस, ओके। तो इस तरीके का एक ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको पढ़ाया गया है। ओके अभी फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, परचेज दिया है 11 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, फिर सेल्स दिया है 12 लाख, गुड्स इश्यू फॉर एनी अदर पर्पस कुछ भी नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3 लाख। टेल मी व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 3 लाख। ओके क्लियर ट्रांजेक्शन यहाँ तक, यस। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्रेंड, अगर यह आपकी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट है और हम बात करते हैं अंशुल एंड आकाश की, कैसा है अंशुल, मजे में ना, दिवाली के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, आया कि नहीं आया भाई शिमला वाले, आज दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे, है यस सर, आया है, आ गया अपना अंशुल मार्केट में आ गया। ओके तो उसको मैंने पूछा भाई, वो मेरे पास आया था कि सर मेरी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, मैंने पूछा भाई तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट क्या, तो अगर वो आंसर देता है 3 लाख रुपीज़, क्या वो मुझे अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसने बोला सर 3 लाख रुपये हमारा प्रॉफिट है, क्या मुझे लगेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है कि नहीं, नहीं। 3 लाख रुपए के बेस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, और यहाँ पे 3 लाख रुपया बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा 3 लाख में क्या इन्वेस्टमेंट करने का, इस कंपनी में से मुझे क्या मिलेगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो फ्रेंड जब उसने 3 लाख मुझे बोले तो मुझे इतना उसने अट्रैक्ट नहीं किया, बट ये 3 लाख की जगह पे सपोज उसने मुझे ये अमाउंट जो है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है परसेंटेज टर्म में दिया होता, कौन से परसेंटेज टर्म में, तो कि ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो के टर्म। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो क्या है, क्योंकि वो आपको फॉर्मूला 12th में पढ़ाया है ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो का, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100, टर्नओवर आएगा फ्रेंड, सेल्स नहीं आएगा, अगर आप सेल्स बोल रहे हो तो गलत है। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3 लाख, टर्नओवर कितना है यहाँ पे 12 लाख, तो इसके बेस पे आंसर फाइंड करोगे तो कितना आएगा, किसके बेस पे आंसर फाइंड करोगे तो आएगा 25%। अगर वो मुझे बोलता है कि सर मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट, 25% ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो है, तो क्या जैसे ही 25% मुझे बोलेगा वो मुझे अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस वो मुझे अट्रैक्ट करेगा, और तुरंत मुझे लगेगा कि 25% मीन्स मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो हमको कितना वापस मिलेगा, पहले साल में 25, सेकंड ईयर में 25, थर्ड ईयर में 25, फोर्थ ईयर में 20, 4 साल में तो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर, 5th ईयर से क्या, तो 5th ईयर से तो जल्द से मीन्स 5th ईयर से तो अपना इन्वेस्टमेंट आराम से निकल जाएगा। यार हिम्मतनगर, आप भी अपना नाम दे सकते हो, आप बताओ मुझे नाम, ये तो क्या अपना स्टैंडर्ड एक ही नाम याद रहे ना मुझे हर एक बैच में, इसलिए अंशुल का नाम लेता हूँ। बाकी आप सब मेरे स्टूडेंट हो और सब स्टूडेंट मेरे समान है, ऐसा नहीं है कि अंशुल को प्रेफरेंस देना है आपको नहीं। ओके हाँ आप अपना नाम आयादस दिनेश, यस दिनेश कुमार, अपने दिनेश कुमार को याद करेंगे आपसे। ओके यस जिसको भी अपना नाम बुलवाना है आप भेज सकते हो यहाँ पे। हाँ हिम्मतनगर से बहुत सारे नाम आए, चक्षु, जिज्ञा, गीत,
चलो, तो बच्चों यहाँ पे तो मैंने आपको पूछा भाई तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट कितना, तो क्या 25%। जैसे ही 25% आप बोलते हो तो क्या वो मुझे अट्रैक्ट करेगा, तो कि यस वो मुझे अट्रैक्ट करेगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने जैसा है। तो फ्रेंड देखो कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का होता है ना, वो कैसे प्रेजेंट करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप 3 लाख रुपया प्रेजेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तो क्या डबल लॉस हो रहा है आपका। कैसे, क्योंकि एक लॉस हो रहा है सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं करे हो, और दूसरा आपकी कंपनी का प्रॉफिट सामने वाले को पता चल जाएगा इस कंपनी का प्रॉफिट क्या है। बट अगर मैंने वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो बोला है तो उसके दो फायदे हुए, एक तो सामने वाले को पता नहीं चला कि आपकी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, और दूसरा आपने उसको अट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये डबल फायदा आपको वहां पे हो सकता है। तो जब भी याद रखोगे, कभी भी कोई पर्सन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड करता है, कोई चीज आपको पूछता है, तो ऑलवेज परसेंटेज में आंसर देना चाहिए। तो उसको लगेगा कि ये कोई बीकॉम लेवल का स्टूडेंट नहीं है, ये कौन है, तो क्या सीए कर रहा होगा शायद, या कोई प्रोफेशनल पर्सन है, तो ही इसी टर्म में आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको वहां पे आंसर देना चाहिए। सो याद रखो कैसे आंसर हम देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे टर्नओवर एंड सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर एंड सेल्स, कोई बताएगा? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर एंड सेल्स? तो कि यस, सेल्स का मतलब क्या होता है, तो कि सेल्स का मतलब क्या, एक्चुअल गुड्स सोल्ड आउट टू कस्टमर। कस्टमर को आपने जो गुड्स सेल किया है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। बट व्हाट इज टर्नओवर, तो क्या टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितने गुड्स आपके बिजनेस में आए और रोल आउट होके बाहर चले गए, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। मींस इनफ्लो होके आउटफ्लो होके कितना चला गया, तो क्या आपके बिजनेस में इट में हैपन कि आप एक्चुअल सेल्स करोगे, और इट में हैपन कि दिस गुड्स आर इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो भी टर्नओवर में आ सकता है। और हमारा रेशियो क्या है यहाँ पे, तो कि ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, और इसके बेस पे हमको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, टर्नओवर कंसीडर करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, बट सपोज अमाउंट होता, तो जैसे कि यहाँ पे गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस है फ्रेंड, तो ये गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस में क्या क्या आ सकता है, विच टाइप ऑफ गुड्स यू कैन प्रेजेंट ओवर हियर। तो कि यहाँ पे गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस में क्या आ सकता है, तो कि चैरिटी, डोनेशन, फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स थेफ्ट, गुड्स स्टोलन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, फ्री सैंपल, पर्सनल ड्राइंग, पर्सनल यूज और ड्राइंग। ओके, बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए गुड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो, अलग अलग पर्पस के लिए आप ये गुड्स इश्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, इसी सिचुएशन में आप ध्यान देना, इसी सिचुएशन में सपोज मैंने ये गुड्स इश्यू किया, 1 लाख रुपीज का गुड्स यहाँ पे इश्यू किया फॉर चैरिटी। चैरिटी के लिए 1 लाख रुपए का गुड्स इश्यू करता हूँ, तो जैसे 1 लाख का गुड्स यहाँ पे इश्यू हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाख दिखाना पड़ेगा। जैसे 1 लाख का गुड्स इश्यू करूंगा, यहाँ पे स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 1 लाख से डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2 लाख। अभी जो गुड्स मैंने चैरिटी में दिया होगा, क्या प्रॉफिट ऐड करके चैरिटी में दूंगा? नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट ऐड करके दूंगा तो मेरे डबल लॉस हो जाएंगे। एक तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिखाऊंगा, और दूसरा मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई इसमें से अदर पर्पस के लिए गुड्स आता है, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस आपको प्रेजेंट करना है, और इतना ही अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से डिक्रीज हो जाएगा। अगर इतना ही अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के डिक्रीज हो गया, तो क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट पे अमाउंट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? तो क्या नहीं, ये 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बट फ्रेंड यहाँ पे जब ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो फाइंड करोगे, तो क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो में कोई चेंज आएगा? तो कि यस, यहाँ पे प्रॉफिट रहा हमारा 3 लाख का 3 लाख, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कि 12 लाख की जगह पे हो जाएगा 13 लाख। एक्चुअल गुड्स सोल्ड 12 लाख प्लस गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस 13 लाख। तो जब टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पे 13 लाख हो गया, तो हमारा यहाँ पे रेशियो भी क्या हो गया, 13.08% हो गया। ओके, तो टर्नओवर के केस में हमको ये दोनों चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ में आया? ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड कि जब ये गुड्स आप चैरिटी पे देते हो, हम चैरिटी वाला एग्जांपल लेते हैं, चैरिटी पे गुड्स देते हो, एट प्रेजेंट एंट्री क्या कर रहे हैं हम लोग, तो कि एट प्रेजेंट इसका एंट्री कर रहे हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट क्रेडिट, तो कि टू गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस अकाउंट क्रेडिट, और टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हमको क्रेडिट करते हैं। अभी फ्रेंड चैरिटी हमारा एक्सपेंस है या इनकम, बताओ? चैरिटी इज आवर एक्सपेंस और इनकम?
एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट? यस, डेबिट डेबिट डेबिट, सब लोगों ने बोला डेबिट, सही है। तो फिर क्यों क्रेडिट करें हम लोग? व्हाई इट इज क्रेडिटेड ओवर हियर? अगर एक्सपेंस डेबिट करना चाहिए तो क्यों यहां पे क्रेडिट कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गलत कर रहे हैं ना? शिमला सेंटर ये परचेज में से डिडक्ट नहीं किया गया अभी तक बच्चों। इज नॉट ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। अगर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज होता तो यहाँ पे आता ही नहीं क्रेडिट साइड। गुड्स गोज आउट, राजकोट बोला कि गुड्स गोज आउट, गुड्स जितने भी जाते हैं इस साइड दिखा दो, ऐसा डेस्ट्रॉयड बाय फायर होता है फ्रेंड। कहाँ पे गुड्स गोज आउट हुआ? बिजनेस में ही है, वहीं पे जल गया, सब कुछ वहीं पे हो गया। पालनपुर एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, आपका लॉस हो गया, लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड। बताओ क्या? सर वो पता नहीं, हमको पढ़ाया 12th में कि यहाँ पे लिखने का मीन्स लिखने का, अगर कोई अदर पर्पस के लिए दिया है तो यहाँ पे लिख देने का आंखें बंद करके, हमारा प्रॉफिट मैच हो जाएगा, है ना? ध्यान दो, यहाँ पे ये जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे फ्रेंड। अभी तक याद रखो यहाँ पे कि ये जो हमने आज तक ट्रीटमेंट जो दिया है वो गलत दिया है फ्रेंड। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दो कि जो गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस, तो जब ये गुड्स चैरिटी के लिए मैं दे रहा हूँ तो फ्रेंड ये क्या है? एक्सपेंस है, और हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं कहाँ पे? तो कि इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करें? चैरिटी एक्सपेंस बुक करें। कितने से बुक कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यही 1 लाख रुपीज़ का गुड्स यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस यहाँ पे पीएनएल में आ गया। क्यों पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं उसको? तो कि वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो गुड्स चैरिटी में दिया वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट ये जब गुड्स परचेज किया था तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? तो कि गुड्स जब परचेज किया यहाँ पे रिकॉर्ड किया। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वी डोंट नो कि ये एक्चुअल सेल्स होगा या अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। जब गुड्स परचेज करना था कर लिया, और परचेज में दिखा भी दिया है, क्यों? तो कि ये एक्चुअली सेल्स होने ही वाला था मोस्टली। बट कई बार क्या होता है, कुछ गुड्स हम अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर एक्चुअल सेल्स हो गया तो वो परचेज आपका क्या है? तो कि वो एक्सपेंस वो आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। बट अगर ये गुड्स आप दूसरे कोई पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, लाइक चैरिटी, डोनेशन, थेफ्ट, डिस्ट्रॉय बाय फायर, पर्सनल ड्राइंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सैंपल, तो वो एक्सपेंस जो आपका है वो अभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहा है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड एट दैट टाइम यू नीड टू डू द रीक्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, रीक्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा कि जितना ये परचेज आपने रिकॉर्ड करके रखा है उसको रिक्लासिफाई करो, और उसको रिक्लासिफाई करके हम क्या करेंगे? तो कि उसको रिक्लासिफाई करके फ्रेंड हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। मींस ये डायरेक्ट एक्सपेंस था पहले, बट अभी वो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहा है, वो आपका क्या बन गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप पहले क्या करते थे? ये परचेस के सामने कुछ अमाउंट क्रेडिट करके उसको एडजस्ट करते थे, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? तो कि आपको आपका परचेज एक्सपेंस डिक्रीज करने देना चाहिए। क्यों? तो कि आपका परचेज नहीं है, ये कौन से पर्पस के लिए परचेज किया है? चैरिटी के लिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंस से निकालो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो। दैट मीन्स वो अमाउंट हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ से ये 1 लाख माइनस कर देंगे, और जैसे ये 1 लाख माइनस करोगे नेट अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 लाख, और ये अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा। फ्रेंड जैसे ही ये अमाउंट यहाँ पे निकलेगा, क्या प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आएगा? नो, अभी भी सेम रहेगा। देखो 12 + 2 टोटल 14 माइनस 10 + 1 11 माइनस कर दो, प्रॉफिट कितना रहा? 3 लाख। तो प्रॉफिट तो तीनों सिचुएशन में 3 लाख रह रहा है, बट इससे फायदा क्या हो रहा है? तो कि जैसे ही मैं ये चेंजेस करता हूँ और ये अमाउंट हम यहाँ से निकाल देते हैं फ्रेंड, तो जैसे ही उसको प्रॉपरली रिक्लासीफाई करते हैं, आपका ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर जितना था उतना वापस आ जाएगा। अभी आपका टर्नओवर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्चुअल सेल्स, क्या गुड्स गॉन फॉर एनी अदर पर्पस है? नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, और वो टर्नओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 लाख। और जो प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो गए 23.08% हुआ था, वो कितना हो जाएगा? 25%। देखो कि अगर आप जो गुड्स चैरिटी में दिया या दूसरे कोई पर्पस में दिया है
वो यहाँ पे दिखाओगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो क्या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं आएगा बट ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो पे आएगा, और वहाँ पे 2% का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 2% का। जब कोई इन्वेस्टर आपके पास आया और आप बोलोगे कि हमारी कंपनी में 23% ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो है और दूसरी जगह पे 24% होगा, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? उसी कंपनी में करेगा। बट जब उस कंपनी में किया तो इसमें किसका लॉस हुआ? तो क्या हमारा भी लॉस हुआ, उसका भी लॉस हुआ। क्यों? तो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना है? 25%, बट ड्यू टू रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन आइटम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ये रिड्यूस होकर कितना हो गया है? 23.08% हो चुका है। सो फ्रेंड, इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो क्या चैरिटी है, डोनेशन है, जो भी एक्सपेंस है उसको परचेज में एडजस्ट करो। एंट्री क्या पास करो? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते थे उसकी जगह पे कहां पे एडजस्ट करेंगे? परचेज अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इस रीजन के साथ फ्रेंड आज के बाद याद रखना कि गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो मेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इन ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन द ट्रेडिंग अकाउंट कि आज के बाद ये गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ध्यान दो, ट्रेडिंग अकाउंट हमने डिस्कस किया, इसमें एक ही चेंज है, गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस, क्रेडिट साइड नहीं आएगा, वो ऑलवेज परचेस में एडजस्ट करें। और आप देखो वहाँ पे कि ये रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे चला जा रहा है? इनडायरेक्ट। तो ड्रॉइंग सॉरी चैरिटी है, डोनेशन है, गुड्स को डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, थेफ्ट है, वो सब कुछ कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। बट अगर किसी ने पर्सनल विड्रॉ किया, मीन्स मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैंने कुछ वहां से घर पे पर्सनल यूज के लिए ले गया हूँ, तो वहां पे एंट्री क्या आएगी? तो क्या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मींस परचेज से वो एक्सपेंस निकल जाएगा और कहां पे जाएगा? इज इट कंपनीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो क्या नहीं, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, मेरे पर्सनल अकाउंट में जाने दो, मींस मेरे कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा या ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मींस ये कंपनी का एक्सपेंस है ही नहीं, मींस कंपनी के परचेज से भी निकल गया, पीएनएल में आया नहीं, डायरेक्टली कहां चला गया? ड्रॉइंग अकाउंट में चला गया। दैट मींस ये वो मेरे पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया फ्रेंड। ओके, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके, तो फ्रेंड ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये बात हो गई ट्रेडिंग अकाउंट। अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है, जो आपको पढ़ाया गया है, सेम टू सेम, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसके सामने हम डेबिट करेंगे ऑल दी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल दी जनरल एक्सपेंस। ओके, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम हुई तो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बेस पे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा, नेट लॉस है तो इस साइड आएगा। ओके, तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट ये होता है, जैसा आपको पढ़ाया गया सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। ओके, चलो, तो यहाँ पे फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे हिसाब से मुझे कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेबिट करो, जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट करो। इनडायरेक्ट इनकम में क्या आएगा? डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, रेंट इनकम है, ऐसी एक्स्ट्रा इनकम अदर देन एक्चुअल बिजनेस जो होता है, मेन बिजनेस जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो वो सब कुछ हमको यहाँ पे डेबिट करना है। तो दिस इज कॉल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो हमको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। अभी मेरे हिसाब से तो कुछ यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने जैसा नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई पॉइंट पे डाउट है, कोई एक्सपेंस ऐसा आपने सीखा था 11th-12th में, या तो अभी भी आपके माइंड में कुछ है कि भी इसमें समझ में नहीं आया सर, उस टाइम पे हमको लॉजिक वाइज समझ में नहीं आया,
तो आप एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा पता चले। तो ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपको समझ में ना आया हो आज तक? तो जिग्ना जी गीत, कोई डाउट? हिम्मतनगर से पालनपुर से ओके। अप्रेंटाइज प्रीमियम, ये अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड? तो कि जैसे कि आप लोग सीए कर रहे हो, सीए करने के बाद आपकी क्या आएगी? आर्टिकलशिप आएगी। आर्टिकलशिप आएगी कि नहीं? ऐसे कुछ कोर्सेज में इसका नाम है अप्रेंटिसशिप। तो ये अप्रेंटिसशिप जो होता है, तो हमारे सीए में क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, बट कई बार कहीं पे आपको ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आपको प्रीमियम सामने वाले को पे करना पड़ेगा। एंड जो प्रीमियम आप पे करें उसको क्या बोलेंगे? अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बोलेंगे। ओके, तो वहाँ पे उसको अप्रेंटाइज प्रीमियम बोलेंगे। लीज, लीज का मतलब क्या होता है? तो क्या फ्रेंड लीज क्या है? तो कि कई बार हम ऑफिस जो होता है अपने रेंट पे लेते, तो रेंट पे क्या होता है कि रेंट पे किया, ऑफिस यूज़ किया, जितने साल तक रेंट पे करोगे उतने साल यूज़ करने को मिलेगा। जिस टाइम पे करना बंद कर दिया वहाँ पे वो ऑफिस खाली करके देनी पड़े। बट लीज एग्रीमेंट क्या होता है? तो कि लीज एग्रीमेंट में आफ्टर सर्टेन ईयर्स वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी। मीन्स जो आप लीज पे करोगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और रेंट का भी कुछ पोर्शन होगा, और धीरे धीरे करके पे करते जाओ। 10 साल के बाद क्या होगा? तो उसको रेंट भी मिल जाएगा, सामने को वाले को प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पे हो जाएगी एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो दिस कॉल लीज ट्रांजेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? लीज ट्रांजेक्शन। ओके, चलो अभी फ्रेंड मुझे एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना है, आपके साथ डिस्कस करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। शायद आपको तो डाउट नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये जो टॉपिक है वो कुछ कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों को। और वो टॉपिक क्या है कि फ्रेंड वो एक बैड डेप्स वाला पॉइंट था। बैड डेप्स का एक फॉर्मेट पढ़ाया गया आपको 11th-12th में, वही पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे। याद है सबको बैड डेप्स वाला फॉर्मूला? तो ये बैड डेप्स वाला फॉर्मूला क्या था फ्रेंड? ओके फ्रेंड, ये बैड डेप्स वाला फॉर्मूला कुछ ऐसे था। बैड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस, बैड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट, BDR एज पर एडजस्टमेंट माइनस BDR एज पर ट्रायल बैलेंस, प्लस प्लस माइनस। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा। याद है? गुजराती में बोलते थे पाकू सरवैयू, काचू सरवैयू। ट्रायल बैलेंस मीन्स काचू सरवैयू, है ना फ्रेंड? ये फॉर्मेट आप सबको पढ़ाया गया है और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते थे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये फॉर्मेट के बेस पे ये सब चारों के नाम हमको पता है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। बट मुझे ये बताओ कि इसके बाद ये जो अमाउंट मिलता था आपको, यहाँ पे जो भी अमाउंट मिलता था, वो अमाउंट को क्या बोला जाता है? व्हाट इज अमाउंट इज एक्चुअली कॉल्ड फॉर? इस अमाउंट को क्या बोलोगे आप? हमने नहीं बोला बैड डेप्स। अगर फ्रेंड इसको बैड डेप्स बोलेंगे तो इन दोनों के समेसन को क्या बोलेंगे? व्हाट इट इज एक्चुअली कॉल्ड फॉर? तो बैड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस एंड बैड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्स। इसको बोलेंगे बैड डेप्स फ्रेंड। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? तो कि कुछ नहीं बोलते थे इसको। ओके, ये अमाउंट जो आता था उसको आप कुछ नहीं बोलते थे, इतना था कि अमाउंट जो आता था प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाता था। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रांसफर करना है, अगर उसको डेबिट करना है, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से ये अमाउंट वहाँ पे हम प्रेजेंट करते थे। बट फ्रेंड यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो CPT में चलेगा नहीं। बोल जाओ इस फॉर्मूला को,
क्यों? तो कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो इंपॉर्टेंट है और वो लॉजिक के बेस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये बेड डेप्थ के रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, मीन्स डायरेक्ट ऐसा फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको थियरी मीन्स कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे और लेजर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जिसके बेस पे आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मोरलेस हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्मेट तो आता होता है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो पता नहीं है। और वो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करें। सब लोग 100% यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस टू लर्न दिस कंसेप्ट वेरी डीपली। तो फ्यूचर में ये कोई पढ़ा गया नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी कंसेप्ट है और आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे आपको इस कंसेप्ट के पीछे डाउट है, इसलिए हम इसका पूरा डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे एक मेरा कस्टमर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को मैंने कुछ गुड्स सेल किया ऑन 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 को मैंने उसको 1 लाख रुपीज़ का गुड सेल किया। तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ का गुड्स मैंने उसको सेल कर दिया। जैसे गुड्स सेल करूंगा इस एंट्री का मुझे लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड मिस्टर एक्स का अकाउंट 1 जनवरी 2012 सेल्स ₹1 लाख। तो ये 1 लाख रुपीज़ का मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। अभी नॉर्मली जो कस्टमर को मैं क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ उनको भी दे रहा हूँ, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड उनको दिया गया है। तो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया और ये पैसा आने वाला था 1 मार्च 2012 को। 1 मार्च 2012 से आगे के दिन मिस्टर एक्स का कॉल आया कि हर्षेश भाई 10 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, टिल द टाइम इट हैड नेवर बीन मेड कि हमने कोई पेमेंट आपको टाइमली ना दिया, बट फर्स्ट टाइम वी आर इन द फाइनेंशियल क्रंच एंड दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट इन टाइम, कैन यू एक्सटेंड आवर क्रेडिट पीरियड। मैंने बोला श्योर, क्यों नहीं कर सकते, पहली बार आपने रिक्वेस्ट किया और मैं मना कर सकूँ 10 साल में, ऐसा नहीं हो सकता। कितना एक्सटेंशन चाहिए मिस्टर एक्स आपको? तो मिस्टर एक्स ने एक्सटेंशन दिए, मांगा मेरे पास से 2 महीने का। मेरे को बोला कि 2 महीने का और एक्सटेंशन चाहिए। मीन्स जो पैसा आने वाला था 1 मार्च को, अभी कब आएगा? 1 मई को। मैंने बोला कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको एक्सटेंशन, मिल गया आपको, दिया आपको एक्सटेंशन, उनको एक्सटेंशन दिया। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, तो कि कोई ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है 31 मार्च का मुझे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है और ये क्लोजिंग बैलेंस मुझे वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 को एज एन ओपनिंग मुझे 1 लाख एक्सटेंड करना पड़ा। कोई बात नहीं, कर दिया। 1 मई को उनका कॉल नहीं आया, मेरे सामने से उनको कॉल किया कि भाई मेरा पैसा बाकी है, तो आज वो पैसा ड्यू हो रहा है, मैं अपने आदमी को भेज दूँ पैसा लेने के लिए। क्योंकि हर्षेश भाई हम तो आपका पैसा बाकी था वो भूल ही गए थे, बट आज मत भेजो क्योंकि हमारे पास इतना फंड है नहीं और हमारी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होने को जा रही है, तो मैं शायद 1-2 दिन में भी आपको पैसा अरेंज नहीं करके दूंगा, बट हाँ मुझे 10-15 दिन का टाइम दो, मैं कहीं ना कहीं से फंड ला के आपको दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, दिया आपको 10-15 दिन का टाइम कि दे देना पैसा, 10-15 दिन का और टाइम दिया। बट विद इन 1 वीक मुझे मार्केट से पता चला ऑन 7 मई कि ये पार्टी क्या है, उठने वाली है पार्टी, बैंकरप्ट होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली। तुरंत सब काम छोड़ के पहुंच गया उसके शोरूम पे और बोला कि भाई मेरा जितना पैसा बनता है अभी का अभी मेरे को दो, मेरे को कुछ सुनना नहीं। उसने बोला कि हर्षेश भाई समझो हमारी हालत है ही नहीं। मैंने बोला जो भी है, सुबह से कुछ बिजनेस किया? उन्होंने बोला कि यस किया। कितना ड्रॉवर में पैसा है, लाओ निकाल के मेरे को दे दो। ड्रॉवर ओपन किया और देखा, नसीब कितने अच्छे फ्रेंड, वहाँ पे 85,000 निकला। और जैसे ही 85 वहाँ पे दिखे फ्रेंड, 7 मई को मेरे माइंड में एंट्री आ गई, स्ट्राइक हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट क्रेडिट। तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट क्रेडिट। तो फ्रेंड यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो मेरे माइंड में क्या आ गया, मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट? 85,000। फिर मैंने मिस्टर एक्स को पूछा कि बाकी 15 का क्या करोगे? तो क्या हर्षेश भाई बहुत कमाया आपने, 10 साल से बिजनेस किया है, जाने दो ना 15,000, भूल जाओ, बैड डेप समझ के लिख लो। ठीक है, बहुत कमाया, बहुत बिजनेस किया है, 15,000 जाने दिए, अगर फ्यूचर में होता है तो मेरे को देना, बाकी कोई बात नहीं। मैंने दिल पे पत्थर रख के मेरे माइंड में एंट्री सोच ली कि बाकी का 15 का क्या करेंगे, तो कि 15,000 हम रिकॉर्ड कर देते हैं एज एन बैड डेप्स। 15,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया एज एन बैड डेप्स और पूरे का पूरा एंट्री हो गया 1 लाख का कंप्लीट। जैसे ही ये एंट्री मेरे माइंड में आया, यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे जाके एंट्री पास कर दिया। 7 मई को कैश कितना? 85,000। बैड डेप्स कितना? 15,000। और उसी के साथ वहाँ पे मिस्टर एक्स का अकाउंट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया फ्रेंड। बट फ्रेंड यहाँ पे मिस्टर एक्स का अकाउंट क्लोज हो गया, बट कौन सा नया अकाउंट क्रिएट हो गया?
बेड डेप्स, यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान दो, अभी बेड डेप्स का अकाउंट यहाँ पे हो गया जनरेट, कितना अमाउंट और कौन से दिन, तो क्या 7 मई को फ्रेंड, यहाँ पे 7 मई को बेड डेप्स में डेबिट हुआ फ्रॉम मिस्टर एक्स अकाउंट, कितना 15,000 रुपीज यहाँ पे डेबिट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कोई अमाउंट एज एन बेड डेप्स डेबिट नहीं हुआ, ये की था वो ये की रहा, 7 मई 2012 मिस्टर एक्स के अकाउंट में डेबिट हो गया 15,000। फ्रेंड ये 15,000 यहाँ पे डेबिट होने के बाद दूसरा कोई बेड डेप्स नहीं हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या 31 मार्च को ये अकाउंट क्लोज करके 31 मार्च 2013 ये अमाउंट में ले जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना अमाउंट 15,000, और इसी के साथ मैं वहाँ पे बेड डेप्स अकाउंट को क्लोज कर दूंगा ऑन 31 मार्च। तो ये 31 मार्च को मैंने ये अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं अपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, और मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने देखा कि मेरी कंपनी फॉलो कर रही है मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम, तो मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के लिए मुझे अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट वो सब कुछ देखना पड़ेगा। देखा, सबसे पहले रेंट चेक किया, रेंट में देखा जितना पूरे साल में पे किया है वो तो रेंट वहाँ पे रिकॉर्डेड है, बट जितना आउटस्टैंडिंग था वो रिकॉर्ड करना बाकी था। क्या किया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी वहाँ पे रिकॉर्ड किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी भी रिकॉर्ड किया। ऐसे हर एक एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करा, घूमते 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 अपने आ गए बेड डेप्स पे। देखा कि भाई हर एक के केस में हमको क्या अप्लाई करना है, मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई करना है। भाई जो एक्सपेंस है, करंट ईयर का एक्सपेंस बुक हो गया, यस, करंट पीरियड का एक्सपेंस बुक हो गया, यस, करंट रेवेन्यू के साथ जो मैच हो रहा है वो बुक हो गया, यस। तो जो एक्सपेंस बुक किया है वो करंट रेवेन्यू के साथ और करंट पीरियड के साथ में मैच करा था। आया बेड डेप्स पे, 15,000 एक्सपेंस वहां पे बुक किया है, चेक किया कि वो करंट ईयर के रेवेन्यू के साथ मैच हो रहा है, तो कि नहीं, ये तो रेवेन्यू कब मैंने रिकॉर्ड किया था, लास्ट ईयर में मिस्टर एक्स को जब गुड्स सेल किया तब, तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है लास्ट ईयर में, बट उसका एक्सपेंस में करंट ईयर में बुक कर रहा हूं, क्या ये चलेगा फ्रेंड, तो कि नहीं, ये तो गलत बात चल रही है वहां पे। तो क्या करेंगे, तो क्या एक्सपेंस लास्ट ईयर में बुक किया, सॉरी इनकम लास्ट ईयर में बुक किया, एक्सपेंस इस साल में बुक करो, मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो रहा है, गवर्नमेंट आपको एक्सपेंस डिसअलाउ कर देगी, मींस मेरा तो लॉस हो जाएगा कि लास्ट ईयर में बुक किया नहीं, इस साल में बुक किया तो डिसअलाउ हो गया, दोनों जगह से मेरा तो इनकम टैक्स का बेनिफिट चला गया। तो क्या करना पड़ेगा, पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करेंगे, तो कहे नो, जिस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, कंप्लीट हो गए, उसको भूल जाओ, वो चेंज नहीं हो सकते। तो फ्रेंड अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हो सकते तो इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करें, पहुंचे सब लोग गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने बोला कि कितने साल, कौन से साल का बेड डेप्स, बोला लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का नहीं, 3 साल तक वेट करने का, कोई भी डेटर का पैसा नहीं आता है, 3 साल तक वेट करो, नहीं आता है तो ही बेड डेप्स में ट्रांसफर करो। मीन्स ये तो और प्रॉब्लमेटिक हो गया कि पहले भी तो 1 साल का है तो भी नहीं अलाउड है, 3 साल के बाद तो कौन अलाउ करेगा। मीन्स एक साइड गवर्नमेंट ने रूल बनाया मैचिंग कंसेप्ट, दूसरी साइड बेड डेप्स के लिए क्या बोल रहे हैं, 3 साल तक वेट करो नहीं तो फिर बेड डेप्स रिकॉर्ड करेगा। गवर्नमेंट के पास पहुंचा, बोला भाई ये तुम रूल आपके है, आप बोलो उस साल में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज हो गई, गवर्नमेंट को लगा कि तो हम ही इंटरनली फंस गए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसका सॉल्यूशन निकाला, कैसे, तो कि दे हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट कॉल प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बेड डेप्ट रिजर्व, जो भी आप अलग अलग नाम बोलते हो, बेड डेप्ट प्रोविजन, बेड डेप्ट रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट ये कंसेप्ट सबका एक ही है। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बेड डेप्ट रिजर्व नाम का कंसेप्ट कि भाई एवरी ईयर आप जितना बेड डेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिजर्व कर दो, उसी साल में उतना प्रोविजन कर दो, भाई हमारे इस साल में इतना बेड डेप्ट शायद हो सकता है, और करंट ईयर में उसका एक्सपेंस बुक करो, जिस साल में ये एक्चुअल बेड डेप्ट होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाने का, जो आपने बैलेंस क्रिएट करके रखा है, अक्यूमुलेट करके रखा है, उसके सामने क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हो गया जिसका नाम है बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट, BDR अकाउंट। तो ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और एक नया लेजर वहां पे आ गया। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, तो कि जैसे कि हम लास्ट ईयर 1 साल पहले चले जाते, जब ये गुड्स सेल किया था तो उस साल वहां पे 3 लाख रुपए के डेटर्स थे, 3 लाख के डेटर्स थे आपकी बुक्स में। तो आपने देखा कि पूरी इंडस्ट्री में सब लोग कितना बेड डेप्स का प्रोविजन करते हैं, तो कि 10% का बेड डेप्स का प्रोविजन करते हैं। तो आपने भी कितना प्रोविजन किया, तो कि आपने भी वहां पे 10% के हिसाब से प्रोविजन किया, तो ये 3 लाख पे 10% का प्रोविजन किया फ्रेंड। तो ये 3 लाख पे 10% का हम प्रोविजन करते हैं तो कितना होता है 30,000। तो लास्ट ईयर में जब हमने ये इनकम सेल्स इनकम बुक की थी, उसी साल में हम क्या करेंगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे वहां पे, क्या, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू BDR अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट 30,000 मीन्स ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और बेड डेप्ट रिजर्व में 31 मार्च 2012 को यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, कितना 30,000। तो ये अमाउंट हमने कहाँ पे डेबिट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर,
फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड में फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, तो कि ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे, बट ये अकाउंट क्लोज करके कहाँ पे ले जाएंगे, तो कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्यों, तो कि करंट ईयर का बैड डेब्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया, बट एक्चुअली हुआ नहीं है। होगा कब, तो कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो जितना भी नेक्स्ट ईयर बैड डेब्ट होता है ये प्रोविजन के सामने एडजस्ट कर दो। क्यों, तो कि वो करंट ईयर का नहीं होगा, कौन से साल का होगा, पिछले साल का ही होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड कि यहाँ पे ये जो बैलेंस आपने मिस जितना प्रोविजन किया है वो प्रोविजन आप क्या करो, एज एन क्लोजिंग यहाँ पे 30,000 दिखाओ और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को 2012 को इसको एज एन ओपनिंग आगे कैरी फॉरवर्ड करो। तो ये 30,000 मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ओके, अभी आती है बात सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, तो कि 15,000 बैड डेब्ट हुआ किसके सामने, लास्ट ईयर के डेटर्स के सामने, लास्ट ईयर की इनकम के सामने। तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाएंगे फ्रेंड, कहाँ पे ले जाएंगे, बीडीआर अकाउंट में। और ये 50,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो यही अमाउंट यहाँ पे 31 मार्च 2013 को बैड डेब्ट्स अकाउंट से अमाउंट डेबिट होगा। तो ये 15,000 यहाँ पे डेबिट होगा। तो देखो लास्ट ईयर हमने प्रोविजन किया 30 का, एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितना हुआ 15 का। हो सकता है, क्यों, तो कि लास्ट ईयर एस्टिमेट किया था, प्रोविजन किया था, तो प्रोविजन में जो अमाउंट डिसाइड किया एग्जैक्टली उतना बैड डेब्ट्स नहीं होगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और हमारा यहाँ पे कम हुआ है, कोई बात नहीं, इतना यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अभी क्या है, तो कि एक स्टेप आगे, जैसा लास्ट ईयर किया वैसा इस साल भी करो। कैसे, तो कि लास्ट ईयर 3 लाख के डेटा थे, अभी 5 लाख के डेटा है, तो 5 लाख के जो डेटा है फ्रेंड उसके ऊपर प्रोविजन कितना, क्योंकि इसके ऊपर प्रोविजन आ रहा है 50,000। तो करंट ईयर में हमको प्रोविजन कितना करना है 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कितना करा है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे कितना 50,000। क्रेडिट कहाँ पे करेंगे, तो क्या बीडीआर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बट हुआ क्या फ्रेंड, तो क्या ये तो करंट ईयर का हम प्रोविजन करें, तो हमको उस टाइम पे लास्ट ईयर की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो कि लास्ट ईयर हमने प्रोविजन किया 30 का, मीन्स 30 का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है, बट इसके सामने एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितने का हुआ, तो कि एक्चुअल बैड डेब्ट्स हुआ 15,000 का। दैट मीन्स जितना सोचा था उससे कम बैड डेब्ट्स हुआ। तो लास्ट ईयर प्रोविजन आपने ज्यादा कर दिया है या कम किया है, तो कि आपने लास्ट ईयर प्रोविजन ज्यादा कर दिया, और जितना ज्यादा प्रोविजन किया होगा उतना इस साल कम प्रोविजन करना पड़ेगा। क्यों, तो कि जो एक्सपेंस लास्ट ईयर में गलती से ज्यादा बुक हो चुका है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भाई एस्टिमेटेड एक्सपेंस था, तो इस साल में अगर कम हुआ है तो इस साल उतना कम कर दो। तो लास्ट ईयर में अगर कोई एक्सेस प्रोविजन हो गया है तो इस साल उसको क्या करेंगे, तो कि लास्ट ईयर एंट्री क्या पास की थी, पीएनएल टू बीडीआर, रिवर्स एंट्री पास कर दो, बीडीआर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। मींस फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे कितना क्रेडिट करना है 15,000। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने वाला हूँ एंड 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली 35,000 ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूँ तो नहीं चलेगा, यस और नो, तो यस क्या एंट्री पास करेंगे, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 टू बीडीआर अकाउंट क्रेडिट 35,000। तो फ्रेंड एवरी ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो एक्चुअली वो कौन सा अमाउंट होता है, तो कि वो करंट ईयर का जो प्रोविजन होता है वो प्लस लास्ट ईयर का एक्सेस और शॉर्ट प्रोविजन का एडजस्टमेंट करो, और ये 35,000 यहाँ पे क्या कर दो क्रेडिट। सो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीडीआर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 35,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड, तो देखो इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 65,000, इसके सामने इस साइड कितना है 15,000, तो इस साइड का टोटल कितना होना चाहिए 65,000। तो 31 मार्च को क्लोजिंग कितना आ रहा है, तो कि ऑटोमेटिकली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है वो आ जाएगा। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला 50,000 आ जाएगा। ऐसा क्यों, तो कि भाई इतना बैड डेब्ट्स नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो हमको कैरी फॉरवर्ड तो 50,000 ही करना है। फिर पीएनएल में जो भी एडजस्ट करो वो कैसे करेंगे, तो कि करंट ईयर का प्रोविजन 50,000 तो मैंने वहां पे डेबिट किया ही है, बट उसके सामने कुछ क्रेडिट करना था, तो मैंने एडजस्ट करके नेट अमाउंट का एडजस्टमेंट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एडजस्टमेंट किया किसका, तो कि लास्ट ईयर का जो एक्सेस प्रोविजन था उसको मैंने इस बार क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उतना एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दिया, अकॉर्डिंगली आपको नेट एडजस्टमेंट करना है। ओके, समझ में आया फ्रेंड। तो इस तरीके से ये पूरा लेजर यहाँ पे बनता है। क्लियर फ्रेंड, आप बोलोगे कि सर ये आपने जो समझा है वो समझ में तो आ गया, बट आपने बोला कि वो फॉर्मेट है ना इसी कंसेप्ट के बेस पे, अगर इसी कंसेप्ट के बेस पे है तो इंटरलिंक करो। बट इंटरलिंक करने से पहले दूसरा भी एक क्वेरी कि सर ये लास्ट ईयर हमने एक्सेस प्रोविजन कर दिया, क्या शॉर्ट प्रोविजन भी हो सकता है, तो कि यस, जैसे कि लास्ट ईयर में प्रोविजन किया 30 का, बट एक्चुअल बैड डेब्ट यहाँ पे मिस्टर एक्स का 45 हुआ, तो क्या करेंगे, तो कि एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे कितना ट्रांसफर करो 45। मींस लास्ट ईयर प्रोविजन हमने कितने का किया था फ्रेंड
तो क्या 30 का किया था बट एक्चुअल बेड डेप्थ कितना हुआ 45। तो जितना लास्ट ईयर कम बेड डेप्थ रिकॉर्ड किया था इस साल क्या करेंगे उतना ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? तो कि करंट ईयर का 50,000 का तो प्रोविजन कर ही रहे, लास्ट ईयर का कितना कम हुआ 15, तो इस साल हम कितना बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? तो कि 65,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। और वो यहाँ पे होगा भी ऐसे, कैसे? तो कि देखो यहाँ पे ये 45 यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे कितना डेबिट होगा 45। हमको क्लोजिंग मेंटेन कितना करना है 50,000। इस साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है 95 आ रहा है, इसमें से 30 माइनस कर दो फ्रेंड। जैसे ये 30 माइनस करोगे 95,000 में से, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा 65,000। इतना हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया? यस। तो फ्रेंड इस तरीके से अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ये अमाउंट एक्चुअली पीने वाला अमाउंट क्या है? तो क्या करंट ईयर का एक्चुअल करंट ईयर का बेड डेप्थ रिजर्व का प्रोविजन प्लस लास्ट ईयर एक्सेस और शॉर्ट प्रोविजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जस्ट करंट ईयर का प्रोविजन नहीं है, करंट ईयर का प्रोविजन प्लस लास्ट ईयर का एक्सेस और शॉर्ट प्रोविजन, इन दोनों को कंबाइन करते तो ये अमाउंट जाके हमको मिलता है। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे देखो 45,000 जो है वो 45,000 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो करंट ईयर में लास्ट ईयर में कितना प्रोविजन किया था 30, उसके सामने एक्चुअल बेड डेप्थ कितना हुआ 45,000। तो लास्ट ईयर शॉर्ट प्रोविजन किया था या एक्सेस? तो कि लास्ट ईयर शॉर्ट प्रोविजन किया था, कम रिकॉर्ड किया था। कितने से कम रिकॉर्ड किया था 15,000। तो 15,000 करंट ईयर में रिकॉर्ड करो बेड डेप्थ, और प्लस करंट ईयर में कितना प्रोविजन रखना है हम लोगों को? तो करंट ईयर का तो 10% के हिसाब से 50,000 रखना है। तो टोटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ले जाएंगे 65,000 में। अगर वो डायरेक्टली यहाँ से फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो कि ये अमाउंट है हमारे पास, ये अमाउंट आ गया बेड डेप्थ अकाउंट से, मुझे क्लोजिंग मेंटेन करना है 50,000, तो क्लोजिंग में यहाँ पे लिख दूंगा। तो बैलेंसिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या मिलेगा? तो कि ऑटोमेटिकली करंट ईयर का प्रोविजन प्लस लास्ट ईयर का शॉर्ट और एक्सेस का जो एडजस्टमेंट है वो 65,000 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? फ्रेंड अभी आप बोलोगे कि सर ये जो है ना उसको यहाँ पे लिंक करके बताओ, ये फॉर्मूला के साथ लिंक करके बताओ कि आपने बोला कि भाई इसी के बेस पे पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। तो कि यस, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है बेड डेप्थ एज पर ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड ट्रायल बैलेंस की बात जब करते हैं हम लोग, तो ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते हो तो वो कब प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि जैसे ही आपकी सब अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो गई, उसका लेजर पोस्टिंग होगा, लेजर पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं तुरंत ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कोई एडजस्टमेंट एंट्री अभी तक होगा नहीं, क्लोजिंग डेप्रिशिएशन नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना कोई भी पास नहीं की होगी, उससे पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर बेड डेप्थ अकाउंट भी आपने ट्रांसफर नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा, जितना भी बैलेंस जो भी अकाउंट में चल रहा है वो पूरे का पूरा यहाँ पे। दैट मीन्स फ्रेंड यहाँ पे जो अमाउंट हमको बीडीआर में ट्रांसफर करना है, क्या हमने ट्रांसफर किया होगा? नहीं। यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा 45,000। तो फ्रेंड बेड डेप्थ एज पर ट्रायल बैलेंस यहाँ पे कितना आएगा 45,000। तो ट्रायल बैलेंस बनाने मीन्स ये अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले यहाँ पे कितना था 45,000। अभी फ्रेंड यहाँ के अगर क्रेडिट नहीं किया तो क्या यहाँ पे डेबिट भी किया होगा? नहीं किया होगा। यहाँ पे अगर ये डेबिट नहीं किया तो क्या क्लोजिंग प्रोविजन का एडजस्टमेंट किया है? नहीं किया। अगर क्लोजिंग प्रोविजन का एडजस्टमेंट नहीं किया तो क्या यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बीडीआर अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के दिन कौन सा बैलेंस चल रहा होगा? क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही वहां पे चल रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड बीडीआर एज पर ट्रायल बैलेंस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मींस लास्ट ईयर का जो प्रोविजन किया है इस साल का ओपनिंग, और बीडीआर जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो बेड डेप्थ रिजर्व अकाउंट में यही अमाउंट चल रहा होगा। तो लास्ट ईयर प्रोविजन कितना किया था 30 था। तो दिस इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन हो गया। क्या एडिशनल बेड डेप्थ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कोई बेड डेप्थ दिया है हमको? तो क्या नहीं, एडिशनल बेड डेप्थ हमको वहां पे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल बेड डेप्थ दिया है तो आपको एडजस्ट करना है। और बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट, तो यस नया प्रोविजन कितना, क्योंकि न्यू प्रोविजन करंट ईयर का प्रोविजन कितना है 50,000। तो फ्रेंड यहाँ पे 50 प्लस 45 ऐड करो, कितना हुआ 95 माइनस 30 करो, तो कितना हो जाएगा 65,000। तो दिस इज अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया 65 वहाँ पे आया था, यस आ गया 65 यहाँ पे, यस। तो ये है लिंकेज बिटवीन द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। बराबर फ्रेंड, यस और नो? तो ये बात हो गई फ्रेंड बेड डेप्थ की। फ्रेंड ये बेड डेप्थ के साथ एक पॉइंट माइंड में आता है, बैलेंस शीट का पॉइंट है, बट तुरंत माइंड में आएगा कि सर अगर ये सब बेड डेप्थ का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या उसका एडजस्टमेंट डेटर्स में करना पड़ेगा? तो कि यस, अगर क्वेश्चन में आपको डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस दिया है और बोला कि फाइंड आउट द डेटर्स एज पर बैलेंस शीट, तो ये जो हमने फॉर्मेट बनाया इसमें से कौन सा अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो कि याद रखो कि डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस है, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस दिन तक जितने ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए उसका इफेक्ट इसमें आ चुका है। तो बेड डेप्थ एज पर ट्रायल बैलेंस मीन्स मिस्टर एक्स के जो अकाउंट में ये 45,000 का एडजस्टमेंट हुआ है, क्या डेटर्स अकाउंट में इसका इफेक्ट आ चुका है? यस। तो याद रखो
कि डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस मीन्स बेड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस एंड बीडीआर एज पर ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हो चुका है। किसका एडजस्टमेंट करना बाकी है? क्योंकि बेड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट एंड बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट का यहाँ पे एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, तो कि अगर कोई एक्चुअल बेड डेप्स हुआ तो वो एक्चुअल बेड डेप्स हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स है 5 लाख रुपए के और 5 लाख रुपए के बाद पता चला कि भी 50,000 के जो डेटर्स आपके हैं वो कंफर्म हमारा बेड डेप्स है, तो यहाँ पे मेरे एक्चुअल डेटर्स कितने बन जाएंगे अभी 4,50,000। ये भी एस्टिमेटेड है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो पता नहीं। तो यहाँ पे प्रोविजन करेंगे बेड डेप रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट। सपोज मैंने 10% प्रोविजन किया मीन्स 45,000 यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही 45,000 माइनस करूंगा मुझे एक्सपेक्टेड है कि भाई 4,05,000 मुझे बनने वाला है। अभी जो लोग पैसा देंगे उसको मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट का भी एक रिजर्व करना पड़ेगा क्रिएट। तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिजर्व। तो डिस्काउंट रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट जो होगा वो माइनस करके नेट अमाउंट जो आएगा दैट इज कॉल्ड डेटर्स एज पर बैलेंस शीट। सो फ्रेंड याद रखना कि अगर यहाँ पे बेड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद हम डिस्काउंट माइनस करें। और यहाँ पे याद रखो कि ये सीक्वेंस कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे किया तो चलेगा बट उसकी साइन के साथ वो ऊपर नीचे करने का, माइनस वाला है तो माइनस वाला ऊपर ले जाओ फिर नीचे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कंपलसरी ये सीक्वेंस फॉलो करना है। क्यों? तो कि पहले एक्चुअल बेड डेप्स से निकाल दो, आपको पता चलेंगे कि इतना एक्सपेक्टेड अमाउंट आने वाला है। जितना एक्सपेक्टेड अमाउंट आने वाला है उस पर बेड डेप का प्रोविजन करो। तो वो प्रोविजन करने के बाद पता चलेगा कितना हमको पेमेंट मिलने वाला है। जितना पेमेंट मिलने वाला है उसको ही डिस्काउंट देंगे, बाकी ने तो आपको पूरा डिस्काउंट कर दिया, उसको फिर डिस्काउंट का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फाइनल अमाउंट फाइन करना है। ओके तो फ्रेंड ये है पूरा बेड डेप का कंसेप्ट। तो फ्रेंड ये जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं स्पाइरल में। पेज नंबर 180 के आसपास कुछ है, 183 है या 180 एग्जैक्ट है पता नहीं, 181 पेज नंबर 181। फ्रेंड पेज नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 149। फ्रेंड कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ऐसे दिए हैं में शायद आप ये कंसेप्ट फॉलो कर पाओगे। फिर जैसे ही 3-4 क्वेश्चन कंसेप्ट मीन्स ये फॉर्मेट वाले करेंगे उसके बाद हमको कंसेप्ट बेस भी कुछ आंसर फाइंड करने होंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन 149 का आंसर पहले देखते हैं। क्वेश्चन 149 में लिखा है इन द ट्रायल बैलेंस दे हैव शोन डेटर्स एट ₹2,400, bad debts 221, bad debt reserve 324. For creating a reserve for doubtful debt at the rate of 10% on debtors, the profit and loss account will be debited by। हमको पूछा गया कि भाई हमको यहाँ पे 5% प्रोविजन रखना है और वो प्रोविजन रखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट करना पड़ेगा वो हमको फाइन करना है। तो जितना अमाउंट दिया है ना वो पहले लिख लेते हैं। डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस दिया है फ्रेंड 2,400। क्वेश्चन नंबर 149 पेज नंबर 181 वहाँ पे डेटर्स दिया है 2,400, बेड डेप्स दिया है एज पर ट्रायल बैलेंस 221, फिर बेड डेप रिजर्व दिया है 324, फिर फॉर क्रिएटिंग अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड हमको क्या करना है तो कि डाउटफुल डेप्ट का प्रोविजन कितना रखना है 10%। तो इस क्वेश्चन में बेड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया। अगर बेड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं आएगा। हमारे पास एक्चुअल डेटर्स कितने के रहे 2,400 के, इसके ऊपर कितना प्रोविजन करना है 10%। तो 10% प्रोविजन मीन्स कितना अमाउंट आया 240। ये 240 का जो प्रोविजन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 10% नहीं है ना फ्रेंड, यस 10% है तो 240 यहाँ पे आ गया। तो 221 240 माइनस 324 कितना अमाउंट आएगा 137। तो ये फॉर्मूला बेस हमने जब आंसर फाइंड किया तो यहाँ पे कितना आंसर आया 137। तो आप बोलोगे सर कंसेप्ट के बेस पे कराओ ना, फॉर्मूला तो हमको भी आता है ना, कंसेप्ट के बेस पे करा देते। देखो यहाँ पे फ्रेंड, देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है बेड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस दिया है, बीडीआर एज पर ट्रायल बैलेंस। बीडीआर एज पर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग प्रोविजन था वो इस साल का ओपनिंग, और ओपनिंग के बाद अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर का आपका प्रोविजन कितना था 324, दिस इज योर ओल्ड प्रोविजन।
ओके, तो ये आपका ओल्ड प्रोविजन है। ये ओल्ड प्रोविजन के सामने एक्चुअल बेड डेप्स करंट ईयर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट दोनों का अमाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 221 प्लस 0, तो ये आएगा 221। तो 324 का प्रोविजन किया था, एक्चुअल बेड डेप्स कितना हुआ 221। तो लास्ट ईयर आपने कितना एक्सेस प्रोविजन किया था, तो क्या 103 का एक्सेस प्रोविजन किया था। और फ्रेंड ये एक्सेस प्रोविजन लास्ट ईयर में एक्सेस किया था, तो करंट ईयर में क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी करंट ईयर का प्रोविजन कितना, तो क्या करंट ईयर का प्रोविजन बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट कितना है, बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट फ्रेंड, तो क्या बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट है 240। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड 240। इसके सामने एक्सेस प्रोविजन कितना है 103। तो ये जो एक्सेस प्रोविजन है इसके सामने एडजस्ट कर दो कि 240 करंट ईयर में रखना है, लास्ट ईयर एक्सेस कर दिया था तो उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो माइनस 103 करो, तो जैसे ही 103 करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 137। तो करंट ईयर का प्रोविजन माइनस लास्ट ईयर का एक्सेस प्रोविजन, तो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? यस, तो राइट डाउन द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 149। इसके बाद फाइंड आउट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 150, 151, 152 एंड 153। इतने क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है। 151, 152 सब में आपको दोनों चीज फॉलो करनी है, ये फॉर्मेट भी फॉलो करो, ऐसे आप लॉजिक बेस्ड भी आंसर फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 153 जो है इसमें ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कंपलसरी लेजर प्रिपेयर करना। पेज नंबर 181।
चलो फ्रेंड, क्वेश्चन 150 का आंसर क्या आएगा? तो इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 150, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स डेटर्स 15,000। तो क्वेश्चन नंबर 150 में ट्रायल बैलेंस के हिसाब से डेटर्स का बैलेंस कितना है? 15,000। 15,000 यहाँ पे लिख दो। ओके, फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया है फिर वन बाय वन लिखते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। फिर वहाँ पे क्या लिखा है? बेड डेब्ट्स एज पर ट्रायल बैलेंस 400, तो लिख दो यहाँ पे पहले वाले में 400। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एज पर ट्रायल बैलेंस दिया है 600। फिर लिखा है वहाँ पे कि फर्दर बेड डेब्ट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट, मींस बेड डेब्ट्स एज पर एडजस्टमेंट दिया है, वो भी 400 दिया है। तो ये 400, जैसे यहाँ पे 400 लिखते हो ना फ्रेंड, ऑलवेज याद रखना कि जैसे यहाँ पे 400 लिख रहे हो यहाँ पे भी 400 लिख दो। क्यों? तो कि दोनों का टैग एक ही है, बेड डेब्ट्स एज पर एडजस्टमेंट, बेड डेब्ट्स एज पर एडजस्टमेंट। जैसे ही 400 यहाँ पे माइनस किया, ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 14,600। फिर कितना प्रोविजन करने के लिए बोला है हमको? 5%। तो इसके ऊपर 5% प्रोविजन करो तो आएगा 730। ये 730 जो है ये यहाँ से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करो, जैसे ही 730 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करोगे आएगा 930। क्लियर? ओके फ्रेंड, ये हमने किसके बेस पे किया? तो कि इसके बेस पे किया। अभी क्या करना है? अपना लॉजिक एंड कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। कैसे? तो कि लास्ट ईयर प्रोविजन कितना किया था? 600 का। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन आपका 600 का है। तो फ्रेंड लास्ट ईयर का 600 का प्रोविजन है, इसके सामने करंट ईयर में बेड डेब्ट्स कितना हुआ? तो कि करंट ईयर में बेड डेब्ट्स हुआ 800। तो यहाँ पे फ्रेंड 800 प्रोविजन सॉरी बेड डेब्ट्स एक्चुअल हुआ। तो यहाँ पे हमारा 200 जो है फ्रेंड वो क्या हुआ? शॉर्ट प्रोविजन। लास्ट ईयर हमने 200 रुपया कम रिकॉर्ड किया था इन दी फॉर्म ऑफ बेड डेब्ट प्रोविजन। तो क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर में उतना ज्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा। तो क्या करंट ईयर का हम प्रोविजन कितना करना चाहते हैं? 730, उसमें ये 200 ऐड कर दो तो कितना करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो क्या लास्ट ईयर का 200 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए थे, मींस उतना कम रिकॉर्ड किया था, प्लस करंट ईयर का 730, दोनों का मिला के 930 प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। आ गया आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 151 में क्या दिया है? तो कि क्वेश्चन 151 में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? तो कि फ्रेंड द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ Z लिमिटेड showed that the balance of sundry debtor is rupees 50,000, reserve for doubtful debt is 2,000. Later the management of the company realized that the debt to the extent of rupees 1,000 will become bad and hence decided to create a reserve for 5%. तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले दिया है that the showed that the balance of sundry debtors is 50,000. तो 50,000 का डेटर्स का बैलेंस दिया। फिर फ्रेंड वहां पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना दिया है? 2,000। तो प्रोविजन हमको दिया है 2,000। प्रोविजन हमको दिया है 2,000। फिर क्या लिखा है? लेटर द मैनेजमेंट इज डिसाइडेड, मींस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डिसाइड किया है, मींस बेड डेब्ट्स एज पर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है बट एडिशनल बेड डेब्ट्स दिया है 1,000। जैसे 1,000 यहाँ पे लिखेंगे वो 1,000 यहाँ पे भी माइनस करो, यहाँ पे ये 49,000 हो जाएगा। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन करना है, 5% का प्रोविजन तो 2450 आएगा। ये 2450 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2450 यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस करो तो ये कितना होगा? तो क्या फ्रेंड ये 1450 चलो क्लियर एवरीबॉडी? 151 ओके। उसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन 152। 152 में क्या लिखा है? कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट एट 5%, आउटस्टैंडिंग डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3 लाख। तो आउटस्टैंडिंग डेटर्स हमारे पास है 3 लाख के। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 5,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है आपको 5,000, मींस बेड डेब्ट रिजर्व दिया है 5,000। फिर नेक्स्ट लिखा है क्या? तो क्या बेड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर मींस पूरे साल में इतना बेड डेब्ट हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मींस ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, एडिशनल नहीं है।
तो बेड डेप्स एज पर ट्रायल बैलेंस दिया है, बट बेड डेप्स एज पर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे भी कोई अमाउंट आएगा नहीं। 3 लाख, इसके ऊपर प्रोविजन कितना रखना है 5%, 5% प्रोविजन के हिसाब से 15,000, 15,000 जो आया ये 15,000 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करो, ये 15,000 यहाँ पे आ गया, तो फ्रेंड यहाँ पे 10 + 15 कितना हुआ 25, -5 कर दो तो कितना हो जाएगा 20,000। तो क्वेश्चन 152 का आंसर आ गया 20,000। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 153, 153 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस शोज द बैलेंस ऑफ डेटर्स एट ₹18,000, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट is required to be provided on debtors. If the debtor is increased during the year by ₹5,000 and the provision for bad debt as a debit balance of ₹350, after transferring the bad debt, the charge against the profit and loss account is. फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है वो नहीं चलेगा। क्यों? तो कि सब डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे ये सब अमाउंट फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो बेड डेट रिजर्व का अकाउंट है उसमें हमको 4 एलिमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले ओपनिंग चाहिए, फिर यहाँ पे बेड डेप्स में से जो भी अमाउंट डेबिट होके आएगा मीन्स वो ट्रांसफर होके आएगा वो बेड डेप्स का अमाउंट आएगा, एक साइड ये क्लोजिंग होगा और दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा लेजर यहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये सब अमाउंट हमको यहाँ पे चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे बीडीआर अकाउंट फिर से ठीक से बनाते हैं फ्रेंड, ध्यान दो यहाँ पे। ओपनिंग, फिर सॉरी ओपनिंग इस साइड, यहाँ पे बेड डेप्स, ये ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जो ट्रांसफर करना होगा वो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके का इसका फॉर्मेट है। अभी क्वेश्चन में आपको दिया है कि 18,000 के हमारे डेटर्स थे ऑन ट्रायल बैलेंस, फिर 5,000 इंक्रीज हुए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स कितने हुए 23,000। तो इसके ऊपर 5% का प्रोविजन करेंगे तो 1150 आएगा। मीन्स ये क्लोजिंग का अमाउंट हमको मिल गया। मीन्स एक अमाउंट हमको मिला ये वाला, अभी हमको ये 2 अमाउंट चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली ये पीएनएल वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये 2 अमाउंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो कि याद रखो कि यहाँ पे अगेन वो फाइनल अकाउंट्स के जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसी नीड टू फॉलो ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो करंट ईयर में आपने जैसा प्रोविजन किया है वैसे लास्ट ईयर में भी किया होगा। यस, आपको ओपनिंग डेटर्स दिया है, यस, तो इसके हिसाब से 5% के हिसाब से यहाँ पे कितना प्रोविजन करेंगे 900 का। तो फ्रेंड जैसे क्लोजिंग डेटर्स दिया है वैसे ओपनिंग डेटर्स पे भी 5% का प्रोविजन करो, तो ओपनिंग कितना आएगा हमारा, तो कि ओपनिंग हमारा आ गया 900। तो ये एक अमाउंट मिल गया, ये दूसरा अमाउंट मिला है वो बाद में लिखेंगे लास्ट में सब एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ये 2 अमाउंट मिल गया, अभी ये एक अमाउंट चाहिए तो कि इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन, तो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इनडायरेक्टली वहां पे दिया है। देखो थर्ड लाइन में लिखा है फ्रेंड कि क्या लिखा है, कंपनी रियलाइज दैट, सॉरी थर्ड लाइन में लिखा है
कि द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 350 आफ्टर ट्रांसफरिंग बेड डेप्ट, मींस बेड डेप्ट अकाउंट से कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये एक्स अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, और ये एक्स अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हुआ क्या, तो कि एक्स अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे 350 डेबिट बैलेंस हो गया। डेबिट बैलेंस आता कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने कुछ अभी तक तो ये बैलेंसेस लिखे ही नहीं है, ये अमाउंट ट्रांसफर किया बेड डेप्ट से, तो यहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, तो यहाँ पे 350 डेबिट बैलेंस आ गया। तो कि यहाँ पे 350 प्लस 900 टोटल कितना डेबिट किया होगा, 1250 डेबिट करूंगा तो यहाँ पे क्या बैलेंस हो जाएगा, 350 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और फ्रेंड ये 350 डेबिट बैलेंस क्यों दिया है, क्योंकि ये अमाउंट फाइंड करने के लिए दिया है, बाकी उसका कोई यहाँ पे पर्पस नहीं है। ये 350 के बेस पे ये मिल गया, उसको निकाल दो, क्यों, तो कि ये अमाउंट आ गया, ये आ गया, क्लोजिंग हमारे पास 1150 भी आ गया है, ये अमाउंट भी हमारे पास आ चुका है। तो ये तीनों अमाउंट हमारे पास आ चुके हैं, तो इसके बेस पे क्या करो, तो इस साइड का टोटल हो रहा है 2400, तो इस साइड भी कितना होना चाहिए 2400, तो ये अमाउंट बचा कितना, क्योंकि ये अमाउंट आया 1500। ओके, समझ में आया। तो ये एक तरीका का ये आंसर फाइंड करने का। ओके, दूसरी साइड, दूसरी तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना लॉजिक अपना कंसेप्ट। कैसे, तो कि भाई करंट ईयर का प्रोविजन कितना 150, लास्ट ईयर जो प्रोविजन किया था कितना किया था कि अमाउंट पता नहीं है, करंट ईयर में एक्चुअल बेड डेप्ट कितना हुआ पता नहीं है, मींस लास्ट ईयर का 900 क्लिक नहीं हुआ माइंड में, ये 1250 क्लिक नहीं हुआ, पर इतना पता है भी लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसके सामने ये बेड डेप्ट यहाँ पे डेबिट किया, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया। तो नॉर्मली ये बेड डेप्ट रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर उसके सामने जैसे कि 900 रुपीज के सामने 500 रुपया बेड डेप्ट हुआ, तो क्रेडिट बैलेंस बाद में बचेगा या डेबिट, क्रेडिट 400 रुपया बचेगा। और अगर ये 900 के सामने मैं बोलता हूँ कि 1250 डेबिट किया, तो वहां पे डेबिट बैलेंस हो गया 350। क्यों डेबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कि भाई आपने जितना प्रोविजन किया होगा उससे ज्यादा एक्सपेंस होगा, दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और वो जितना डेबिट बैलेंस हो गया है उतना हमने लास्ट ईयर कम प्रोविजन किया है। कितने से कम प्रोविजन किया है, 350 से, तो वो 350 यहाँ पे ऐड कर दो। करंट ईयर का प्रोविजन 1150, लास्ट ईयर का शॉर्ट प्रोविजन 350, दोनों का मिला के कितना 1500। दैट्स इट, डन, क्लियर एवरीबॉडी। तो इस तरीके से करेंगे, लिखो मत अभी, यहाँ पे ध्यान दो, लिखने के लिए टाइम दूंगा। 153 नंबर का क्वेश्चन, सब लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। ये दूसरा तरीका है, अभी ये भी पता नहीं चला, ये भी समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, तो जब ये दोनों समझ में नहीं आया ना फ्रेंड, तो तीसरा भी एक तरीका है जिसके बेस पे आप ये आंसर फाइंड कर सकते हो। कौन सा, तो कि जब हमारा अकाउंट्स नहीं चलता है ना फ्रेंड, तो कई बार क्या होता है मैथ चल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड, जिस दिन मैं अरियंत में आया था सीपीटी का लेक्चर लेने के लिए, मैं आईपीसी में तो पहले से लेक्चर ले रहा था, सीपीटी के लेक्चर ले रहा था। फर्स्ट लेक्चर मेरा था सीपीटी में, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने के लिए बोला था, बेसिक अकाउंटिंग किसी और ने पढ़ा दिया था, मींस ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करना था, और पहले ही दिन ये सब टॉपिक वहाँ पे आ रहे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको जितना पढ़ाना है उससे डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, और 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके सबके सब क्वेश्चन एक बार रिजॉल्व करके आने पड़ते हैं। क्यों, तो कि कहीं पे भी कुछ मिस्टेक होगा क्वेश्चन में या तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमको पूरा पहले समझना पड़ेगा, फिर हम आपको एक्सप्लेन करें। तो मैं सब कुछ अच्छे से कैलकुलेशन करा था, स्टाफ रूम में बैठ के काउंट करा। अभी मेरे को क्या है कि मेरे को भी किसी ने फॉर्मेट ही पढ़ाया था, बीडीआर का कंसेप्ट पूरा पढ़ाया नहीं था, तो मेरे समझ में भी ये था नहीं। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पे आके मैं अटक गया 153 पे। अभी इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा था, बट मेरे को मिला नहीं। एक चीज़ मेरे को मिल गया, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस मिल गया 1150, इतना मिल गया था। ये ओपनिंग नहीं मिला था, बेड डेप्स का जितना अमाउंट है वो भी नहीं मिला था, और उसके बेस पे मुझे पीएनएल फाइन करना था। तो जब मैं स्टाफ रूम में बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था, एक सीनियर फैकल्टी मेरे सामने बैठी थी, और वो सीनियर फैकल्टी ने मुझे पूछा, न्यू फैकल्टी, मैंने बोला यस, सीपीटी में आज से मेरा लेक्चर है। तो कि कौन सा सब्जेक्ट, मैंने बोला अकाउंट्स। मैं बोला क्या कर रहे हो, बोला ये सर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पे अटक गया हूँ, थोड़ी डिफिकल्टी। मुझे बोला क्या मैं हेल्प करूँ आपकी, बोला श्योर सर, आप सीनियर लग रहे हो तो यू कैन श्योरली हेल्प मी। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पढ़वाया, और मैंने उनको बोला कि ये क्लोजिंग 1150 इस तरीके से आया। अभी उनको मैंने बोला कि भाई ये ओपनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना पता है कि कुछ अमाउंट यहाँ पे डेबिट करने के बाद यहाँ पे 350 डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उसमें ओपनिंग फाइन करने की कहाँ जरूरत है। बोला क्यों सर, तो कि अगर ओपनिंग नहीं मिल रहा है तो कि इसको एज्यूम करो एक्स। मैंने बोला कर दिया सर एज्यूम एक्स। तो उसने बोला कि ये एक्स है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट डेबिट किया, तो यहाँ पे 350 डेबिट बैलेंस आ गया। तो मैंने बोला वो पता नहीं है, तो कि यहाँ पे 350 लिख, मैंने लिख दिया। तो कि यहाँ पे कब 350 आएगा, तो कि जब यहाँ पे x प्लस 350 होगा तब। मैंने बोला आपकी बात सही है। तो इस तरीके से मैंने अमाउंट लिखना स्टार्ट कर दिया। ये अमाउंट दोनों मैंने लिख दिया फ्रेंड,
ये यहाँ पे 350 जो था उसके बेस पे ये फाइंड कर लिया, ये अमाउंट आ गया, ये आ गया, बट अभी एक्स का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बोला सर ये एक्स का सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? तो ये कोई बात नहीं, करते उसका धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैंने बोला क्या करूँ? तो इस साइड का टोटल करो। मैंने इस साइड का टोटल किया एक्स प्लस ये 350 को इसके साइड ऐड कर दिया 1y00। फिर मुझे बोला इस साइड का टोटल करो। मैंने बोला इस साइड तो बैलेंसिंग फाइंड है, तो क्या टोटल तो कर यार। मैंने बोला ठीक है कर देता हूँ एक्स टोटल। तो उन्होंने बोला कि इस साइड एक्स है, इस साइड एक्स प्लस 1500, एक्स एक्स निकाल दो, कितना बचा 1500, दैट इज योर आंसर। फिर मैंने बोला सर आपका नाम क्या है? आपने तो आंसर ला दिया। तो कि मेरा नाम है कश्यप त्रिवेदी फ्रॉम मैथ्स। तो फ्रेंड कई बार मैथ्स वाले प्रोफेसर भी अपने को ये आंसर फाइंड करके दे सकते हैं, तो अपने कश्यप सर ने ये आंसर फाइंड करके वहां पे दिया। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आंसर फाइंड हो सकते हैं, तो तीनों तरीके से आंसर मिल सकता है। ओके, राइट डाउन द आंसर नाउ। यस, कश्यप त्रिवेदी सर रॉक्ड, ऑल टाइम योर फेवरेट मिस्टर कश्यप त्रिवेदी, वेरी सीनियर फैकल्टी फॉर मैथ्स। थैंक यू अमरेली, थैंक यू। चलो कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बताओ। यस डन। तो आ जाओ यहाँ पे फ्रेंड। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का एक दो पॉइंट हमने डिस्कस किए। डेटर्स कैसे प्रेजेंट करेंगे, बेड डेप रिजर्व कैसे आएगा, जैसे बेड डेप रिजर्व वाला कंसेप्ट है वैसे ही डिस्काउंट रिजर्व एंड डिस्काउंट अलाउड रिजर्व, डिस्काउंट गिवन रिजर्व, तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रिजर्व का भी प्रोविजन आप ऐसे ही कर सकते हो। अभी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है
वो यहाँ पे ऐसा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स आपके सिलेबस में है दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फ्रेंड अगर उसका हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं प्रोप्राइटर का, तो प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा फ्रेंड, उसमें कुछ अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होते हैं, कुछ अमाउंट यहाँ पे डेबिट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट अमाउंट बी सपोज टू क्रेडिट इन द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम कौन कौन सा अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, बताओ। बोलो फ्रेंड, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं? एडिशनल कैपिटल, वेरी गुड सिमला। क्या आएगा? एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट और स्टॉक। तीन तरीके से आप एडिशनल कैपिटल ला सकते हो, कैश, क्रेडिट, असेट और स्टॉक। फिर एनीथिंग एल्स? लोन ब्रॉट फ्रॉम बैंक, तो फ्रेंड वो तो लोन तो डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा, ब्रॉट फ्रॉम बैंक होगा तो डायरेक्टली कंपनी का लोन होगा। ओके, फिर क्या हो सकता है? ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट होगा फ्रेंड, हमको क्रेडिट चाहिए पहले। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। सैलरी मीन्स रेम्यूनरेशन, ओके, रेम्यूनरेशन आया। फिर कमीशन, ओके। फिर क्या आएगा यहाँ पे? उसके बाद नेट प्रॉफिट, यस, नेट प्रॉफिट भी आएगा। एनीथिंग एल्स? बोलो, दूसरा कुछ आएगा तो क्या? नहीं, मोस्टली सब आ गया बराबर। तो ये सब आपने डेबिट की बात, सॉरी क्रेडिट की बात की। अभी डेबिट की बात करें। डेबिट में क्या आएगा? क्योंकि सबसे पहले ड्राइंग किसी ने लिख के भेजा था, तो वो ड्राइंग लिख देते हैं। फिर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस, ओपनिंग है तो क्लोजिंग, इसके अलावा कुछ? यस, तो ये फ्रेंड यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड, ये अलग अलग जो आपने नाम लिखवा है मुझे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, पर इसमें से कुछ गलत है, कुछ सही है। फ्रेंड ये सॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कैपिटल अकाउंट है। 2-3 बार मैंने बोला प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है फ्रेंड, ये क्या है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है? तो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे बिजनेस का एक नाम है हर्षित जसवानी एसोसिएट, उसका मेन ओनर कौन? मैं वहीं पे एक ही ओनर हूं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे का पूरा नेट प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? मेरे को ही मिलने वाला। तो यहाँ पे जो फर्म है मेरा खुद का, क्या मैं खुद को सैलरी दूंगा, खुद को रेम्यूनरेशन दूंगा, खुद को ही कमीशन दूंगा, तो एक पॉकेट से निकालूंगा और दूसरे पॉकेट में रख दूंगा? नहीं, ये सब कुछ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है फ्रेंड। वहां पे क्या होता है? एक पार्टनर ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, एक पार्टनर कम काम करेगा तो उसको कम सैलरी मिलेगा, जो पार्टनर वहां पे अच्छा सा काम लेके आएगा तो उसको कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड वहां पे ये सब रेम्यूनरेशन होता है, कमीशन होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा उसको प्रॉफिट के फॉर्म में दो या रेम्यूनरेशन, सब अमाउंट तो किसका है? उसका ही है। तो अलग अलग नाम से क्यों देने का? उसको प्रॉफिट जो बचता है लास्ट में ले जाने दो, सब कुछ उसका ही है। फिर फ्रेंड यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। कैपिटल किसका? मेरा। इंटरेस्ट कौन देगा? मेरे बिजनेस में से कौन देगा? मैं ही निकाल के दूंगा। तो मैं अपने एक पॉकेट से निकाल के इंटरेस्ट? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, सो ध्यान रखो कि ये सब कुछ यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो याद रखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अपने आप को ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट दूंगा? नो, ये तो सब डबल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जैसी बात हो गई। यहाँ पे तीन ही एलिमेंट आएंगे, ओपनिंग, एडिशनल कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट, और उसके सामने ड्राइंग, नेट लॉस एंड क्लोजिंग। ये 6 एलिमेंट के अलावा 7th एलिमेंट वहाँ पे आएगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर सब अमाउंट हो गए तो उसके बेस पे हमको क्लोजिंग मिल जाएगा। अगर बाकी सब अमाउंट होगा, क्लोजिंग भी होगा, तो अगर नेट प्रॉफिट फाइंड करना हो नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो, नेट लॉस भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको एक मिसिंग फिगर यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वो आपको फाइंड करना है। कर सकते हो यस, क्या बाकी सब अमाउंट दिए होंगे तो आप मिसिंग अमाउंट इजीली फाइंड कर सकते हो। और कई बार क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट ऑन द बेस ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। मींस कैपिटल अकाउंट की सब इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट और लॉस की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ मिसिंग होगी। तो जो कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, कंप्लीट नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या करो? कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट से भी आपको क्या मिल सकता है? नेट प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो उसके बेस पे भी आंसर फाइंड कर सकते हो। कई बार क्या करेंगे? दो अमाउंट नहीं दिए, एक और ये दोनों अमाउंट नहीं दिए, तो उस टाइम पे क्या होगा? 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, अप्लाई करो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अगर जिस ऑप्शन में दोनों साइड का टोटल मैच हो गया, दैट मीन्स वो आपका राइट ऑप्शन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, 2 ऑप्शन नहीं दिया होगा, 2 अमाउंट नहीं दिए होंगे और उसके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, अप्लाई करो, आपको आंसर मिल सकता है।
थर्ड ऑप्शन, कई बार क्या होगा तो कि कुछ बार कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए बट 4 में से 2 अप्लाई हो रहे क्वेश्चन में कि भाई दोनों के हिसाब से दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है, कौन सा सही। तो उस टाइम पे ध्यान रखने का कि दूसरा कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में दिया होगा, जो हिंट क्वेश्चन में दिया है इसके बेस पे आंसर फाइंड करना है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे स्पाइरल में हमने रखे जो आपको होमवर्क में करना है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट के बेस पे करना है जो आप इजीली कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही कुछ होमवर्क दे रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पे। होमवर्क में याद रखना कि क्वेश्चन 162, 164, 166 एंड 168 इन रिलेशन विद दिस कैपिटल अकाउंट आपको करके आना है। ओके, क्लियर? चलो तो फ्रेंड ये आपको होमवर्क में करके आना है। तो आज के लिए फ्री इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।